तो इसमें किसका कसूर है कि अगर आपने जो प्लानिंग की हुई है, प्लानिंग जैसी भी प्रोजेक्ट की है, एक स्पेसिफिक टाइम आपने एलोकेट किया हुआ है, उसके लिए कुछ खास बजट आपने रखा हुआ है, लेकिन टाइम और बजट दोनों आपकी प्लानिंग के मुताबिक नहीं चल पाते। हो सकता है कि टाइम ज्यादा या कम लग जाए, और हो सकता है कि बजट जो है वो कॉस्ट आपकी उसकी एग्जीक्यूशन में प्लान के मुताबिक ना हो पाए। तो इस चीज को मॉनिटर करने के लिए हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि कौन किसके रिपोर्ट टू होना चाहिए, कौन कौन सी हमें कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, क्या चेक्स लगाने चाहिए ताकि हमारी जो प्लान्ड चीजें हैं वो प्रॉपरली प्लान के मुताबिक ही चल सकें, बजाय इसके कि आप अपने प्लान से हट जाएं और आपकी कॉस्ट या आपका जो टाइम है वो प्लान के मुताबिक ना चल सके। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं अपने टीम मेंबर्स में हमें सेट करनी पड़ती हैं। हमें एक पूरी पूरी हायरार्की बनानी पड़ती है। हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशंस वाले चैप्टर में डिस्कस किया था कि हमारे पास जो है कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जिनको मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, और उसमें हम लोगों ने देखा था कि कुछ मीडियम लेवल की होती हैं, कुछ स्ट्रांग होती हैं, कुछ वीक मैट्रिक्स होती हैं। तो ये अलग अलग मैट्रिक्स हैं, या हर बंदे का एक अपना अपना रोल जो है वो हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो सेट कर दिया जाता है, एक हायरार्की बन जाती है, एक टीम बन गई है, उसका कोई एक टीम लीड होगा। अगर हम लोग बॉटम अप चलें तो इस डायग्राम को ज्यादा अच्छी तरीके से हमें समझ आएगी कि हमारे पास जो है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोग इकट्ठे होकर एक टीम बना लेते हैं, और टीम का एक बॉस है जो कि एज अ टीम लीड काम कर रहा है। ये जो टीम लीडर होगा ये रिपोर्ट टू होगा प्रोजेक्ट मैनेजर के, और हमारे पास एक स्टीयरिंग कमेटी होगी जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो जिनको रिपोर्ट टू होगा, और इसके बाद जो है क्लाइंट के साथ जो कम्युनिकेशन है वो बाकी टीम मेंबर्स या टीम लीडर्स नहीं कर रहे होंगे, सिर्फ और सिर्फ रिपोर्ट टू जो होंगे वो क्लाइंट को प्रोजेक्ट मैनेजर और स्टीयरिंग कमेटी होगी। यानी कि आपकी जब मीटिंग्स की जा रही होंगी क्लाइंट के साथ तो बाकी टीम मेंबर्स उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होंगे, प्रोजेक्ट मैनेजर और स्टीयरिंग कमेटी के ही लोग यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, और ये लोग जो फैसला करते हैं वो पूरे का पूरा फैसला जो है वो इम्प्लीमेंट होता है बाकी टीम लीडर्स और बाकी की उन टीम लीडर्स की स्पेसिफिक टीम्स के साथ। ये एक हायरार्की सेट हुई हुई होती है। अगर एक मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है, हो सकता है कि एक जो टीम का प्लेयर है वो किसी और टीम को या किसी और ग्रुप को लीड कर रहा हो। ये डिफरेंट जो है हम लोगों ने टाइप्स उस चैप्टर के अंदर ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। नेक्स्ट थिंग इज कि आपने अपनी प्रोग्रेस को कैसे ट्रैक करना है। सबसे पहला तरीका ये है कि आप चेक पॉइंट्स लगाते हैं। चेक पॉइंट्स का आइडिया है किसी को? गेम्स वगैरह से रिलेटेड रेसिंग गेम में चेक पॉइंट्स होते हैं। तो चेक पॉइंट मतलब वहाँ पे कोई रिवॉर्ड वगैरह रखा होता है, या कोई मतलब हम इस तरह की चीज सेट कर लेते हैं, वहां आओगे तो ये मिलेगा, इस तरह की चीज होती है चेक हाँ पॉइंट। जी, वो पता चल जाता है कि इतना डिस्टेंस कवर कर इतना चुके हैं हमारा। डिस्टेंस एग्जैक्टली यही चीज है कि हम लोग चेक पॉइंट्स रख लेते हैं। एक ट्रैक है, लेट्स से कि आपने पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है, तो बीच में डिफरेंट चेक पॉइंट्स रख लेते हैं कि अगर हमारे पास ये वाली जगह आ जाती है, इसका ये मतलब है कि 25% एरिया जो है हमारा डिस्टेंस कवर हो चुका है, इसमें इतनी कॉस्ट लगेगी, हमारी इतना टाइम लगेगा। एग्जैक्टली यहाँ पे भी आप यही वाला काम कर रहे होते हैं। अपने प्रोजेक्ट को जब आपने मैनेज करना है तो आपने ऐसे नहीं करना, प्रोजेक्ट को आपने प्लान किया और उसको स्टार्ट कर दिया, एंड पे जाके देख रहे हैं कि प्रोजेक्ट कंप्लीट आपका जब होने वाला होगा तो क्या आपकी प्रोडक्ट निकल रही है या नहीं निकल रही। ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट आप डिफरेंट चेक पॉइंट्स रखें ताकि आप अपनी करंट कॉस्ट और अपने टाइम को इवेल्युएट कर सकें कि क्या आपका प्रोजेक्ट टाइम से आगे या पीछे तो नहीं जा रहा, या आपके प्रोजेक्ट पे जितनी आपने कैलकुलेट की थी कॉस्ट, जितनी आपने प्लान की थी कॉस्ट, उससे कम या ज्यादा तो नहीं हो रही। तो ये वाली सारी चीजें आपको यहाँ पे देखनी होती हैं कि आपके प्रोजेक्ट की जो प्रोग्रेस है वो कितनी चल रही है। अब जो चेक पॉइंट्स हैं वो दो तरीके से आप निकाल सकते हैं, या तो इवेंट ड्रिवन हो सकते हैं चेक पॉइंट्स, या टाइम ड्रिवन हो सकते हैं। टाइम ड्रिवन की अगर हम लोग बात करें तो ये है कि आप वीकली बेसिस पे मीटिंग रख लें, बाकी लोगों से पूछें हाँ जी कितना काम हो गया, आपने कितना काम किया है, आपने कितना काम किया है। ये टाइम बेस पे आप चेक पॉइंट रख लेते हैं, एक एक दिन के बाद, दो दो दिन के बाद, 3 दिन के बाद, एक मंथ के बाद, जितना भी आपके प्रोजेक्ट के स्केल पे डिपेंड करता है कि आप कितनी जो है वो चेक पॉइंट्स यहाँ पे लगाते हैं ताकि आप डिटरमिन कर सकें
कि आपके प्रोजेक्ट की जो प्रोग्रेस है वो कितनी चल रही है। ऐसे ही अगर हम लोग इवेंट ड्रिवन की बात करते हैं तो हो सकता है कि आप एक्टिविटीज, टास्क या सब एक्टिविटीज की बेस पे इवेंट्स रखें। हो सकता है कि आपने कोई एक काम किया कि अगर हमारे पास ये प्रोडक्ट आ जाती है तो हमारा प्रोजेक्ट जो है वो 25% या 30% कंप्लीट हो जाएगा। आगे जाके इसमें इतनी प्रोग्रेस आएगी, अगर हमारे पास ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट आ जाती है, आउटपुट निकल आती है, तो हमारा प्रोजेक्ट जो है वो 90% कंप्लीट हो जाएगा एंड सो ऑन। तो ये इवेंट ड्रिवन का ये मतलब है कि आपके पास कुछ प्रोडक्ट्स आ रही होंगी या कोई एक्टिविटीज कंप्लीट हो रही होगी, किसी भी टास्क की कंप्लीशन पे जो है वो एक आप चेक पॉइंट लगा लेते हैं। या फिर दूसरी चीज ये है कि आप टाइम की बेसिस पे चेक पॉइंट लगाते हैं कि 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1 वीक, जो भी टाइम लिमिट सेट करते हैं स्टीयरिंग कमेटी और प्रोजेक्ट मैनेजर्स मिलके, तो तमाम टीम को रिपोर्ट टू होना होता है अपने लीडर के साथ, ताकि वो करंट प्रोग्रेस जो है वो एवेल्युएट कर सकें। अच्छा, अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपोर्टिंग जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है कि आपने यूं नहीं करना कि एक मीटिंग जो है वो अटेंड की है या एक बार आपने रिपोर्ट कर दिया और उसके बाद आप आए ही नहीं, गायब हो गए। ऐसे नहीं करना। ये दोनों का फर्ज बनता है, जो टीम मेंबर्स हैं उनका भी और टीम लीडर्स हैं, इन दोनों ने एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करनी है। जब तक आप कम्युनिकेशन अपनी स्ट्रांग नहीं करेंगे, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है या आपके ग्रुप है या कोई भी टास्क आप परफॉर्म कर रहे हैं, उसकी करंट रिपोर्टिंग, करंट प्रोग्रेस जो है वो किसी को नहीं पता लग पाएगी। हो सकता है कि जो टास्क आपको मिला हुआ है, आपको वो काम करना नहीं आता हो, अगर आप अपने टीम लीडर के साथ जो है वो कम्युनिकेट करेंगे, मे बी वो आपको सिखा दे, या मे बी ऐसे हो सकता है कि आपकी कोई और रिप्लेसमेंट जो है वो उस टास्क में अवेलेबल हो, आपको किसी और टास्क पे लगा दिया जाए बजाय इसके कि वो काम आप करें जिसकी क्वालिटी डाउन हो रही है। तो कम्युनिकेट 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 ये की है आपके लिए जब भी आपने अपने प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को ट्रैक करना है। नेक्स्ट थिंग इज कि प्रोग्रेस की जो डिटेल्स हैं वो आपने कैसे लेनी है। हो सकता है कि आपने अचीवमेंट्स से रिलेटेड डाटा जो है वो कलेक्ट करना हो। अचीवमेंट क्या हो सकती हैं? आपकी जो एक्टिविटीज हैं उनकी कुछ आउटपुट्स निकल सकती हैं। लेट्स से कि हम लोग एक वेब एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं और हम लोग ये कहते हैं कि अगर वेब एप्लीकेशन में 2 टाइप्स के हमारे पास पैनल हैं, एक एडमिन पैनल है और एक यूजर पैनल है। अगर हमारा एडमिन पैनल कंप्लीट हो जाता है तो तकरीबन हमारा जो काम है वो 40% कंप्लीट हो जाएगा हमारा प्रोजेक्ट। ठीक है, ये हम लोगों ने कैलकुलेशन की और प्लानिंग कर ली। अब ये चीज भी हो सकती है, ये हमारे पास एक प्रोडक्ट निकल आई, एक अचीवमेंट हमारी हो गई कि हमारा एडमिन पैनल कंप्लीट हो गया, हमारा तकरीबन आधा प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट है, 40% प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो गया, और बाकी का जो है वो यूजर पैनल है और इसके अलावा कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह या मेंटेनेंस है, टेस्टिंग है, बाकी फेजेस हैं। लेकिन क्या किया जा रहा है, आपने अचीवमेंट्स को जो है वो ट्रैक कर लिया। सिमिलरली आपके पास कॉस्ट की भी कैलकुलेशन हो सकती है कि आप कॉस्ट की प्रोग्रेस देख सकते हैं कि हम लोगों ने जितना प्लान किया था हमारी एक्टिविटीज करने, जब हम लोग एक्टिविटीज कर रहे हैं इस वक्त हमारी कितनी कॉस्ट आ चुकी है। कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ टाइम भी हो सकती है, कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ मनी या डॉलर, रुपीज, जो भी है, पैसों की टर्म्स में भी आप कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि कॉस्ट हम लोग पैसों का ही रखेंगे, कॉस्ट जो है या तो टाइम होगा या वो मनी होगी। सो यहाँ पे हमारे पास एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है, ये पहले भी क्लास के अंदर बहुत लोगों से डिस्कस हो चुका है, दोबारा से इसको डिस्कस कर लेते हैं। 99% कंप्लीशन सिंड्रोम। जब आप हायरार्की में काम कर रहे होते हैं और करवा रहे होते हैं तो एक सिंड्रोम है, एक क्लासिकल मिस्टेक होती है हमारे से कि जो लोग रिपोर्ट टू हैं अपने लीडर्स के साथ, उनको कोई टास्क असाइन हुआ है और उनके लीडर ने उनको कहा हुआ है कि एक काम आपने करना है, और नेक्स्ट डे या नेक्स्ट मीटिंग में उनसे जब प्रोग्रेस पूछी जाती है तो आमतौर पे हम लोग भी ऐसे ही करते हैं। क्या किया जाता है कि उस प्रोग्रेस को ज्यादा एग्जेजरेट करके बताया जाता है, सर काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। आप देखें, अगर आपसे करंटली फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की कंडीशन पूछें तो आप लोग कहेंगे सर हमारा जो काम है ना वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, थोड़ा सा रह गया, थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन रह गई। तो क्या होता है कि 99% कंप्लीशन सिंड्रोम में क्या होता है कि आपके जो टीम लीडर्स हैं, हो सकता है वो किसी और तरीके से, किसी और पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो या प्लानिंग कर रहे हो। अगर आप उनको गलत रिपोर्ट करेंगे तो हो सकता है कि वो आपकी रिपोर्ट को सच्चा मान के अपने प्लान को चेंज कर लें। ठीक है, आप
आपने एक टास्क परफॉर्म करना था, 5 दिनों में टास्क परफॉर्म करना था और 2 दिन बाद आपसे पूछा गया है कि आपका टास्क कितना हो गया, आपने कह दिया सर 70% काम कंप्लीट हो गया, ये ऑलमोस्ट डन है। तो इसका ये मतलब है कि 5 दिन जिस एक्टिविटी को एलोकेट हुए हुए थे, अगर वो काम 2 दिन में ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, इट विल टेक मैक्सिमम 1 मोर डे टू कंप्लीट। तो क्या होगा कि बीच के 2 दिन का फ्लोर जो है वो मे बी आपका प्लानर या आपका प्रोजेक्ट मैनेजर कहीं और पे आपकी टीम को यूटिलाइज करने में लगा दे। लेकिन एक्चुअली क्या हो रहा होगा कि आपका प्रोजेक्ट जो है, आपकी एक्टिविटी जो है वो लैग कर रही है, उसमें मसला आ रहा है। तो ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। सो क्या करना चाहिए? आपने अपनी करंट सिचुएशन जैसा भी है, अपने टीम लीडर को जो है वो 100% ऑथेंटिक रिपोर्ट देनी है कि आपने कितना काम कर लिया, कितना रह गया, क्या आपने अचीव किया और कितनी कॉस्ट उसके अंदर लगी है। अब इसका एक सोल्यूशन है जनाब, यहाँ पे 99% कंप्लीशन सिंड्रोम का, वो ये है कि आप अपने प्रोडक्ट्स को कंट्रोल करें बजाय इसके कि एक्टिविटीज को। आप अपने प्रोडक्ट्स को कंट्रोल करना स्टार्ट करें, एक्टिविटीज को ना करें। प्रोडक्ट्स का क्या मतलब है? किसी भी एक्टिविटी के आउटपुट में एक अचीवमेंट हमें मिलेगी। हम लोगों ने बात की कि हमें एडमिन पैनल मिल जाएगा, हमें यूजर पैनल मिल जाएगा। इसके अलावा आप देखें, एक और चीज है, आप ये काम करें कि अपनी एक्टिविटीज को सब डिवाइड कर लें बाकी छोटी छोटी एक्टिविटीज या टास्क के अंदर। इसके अंदर क्या होगा कि आपके चेक पॉइंट्स बढ़ जाएंगे, और जितने ज्यादा चेक पॉइंट्स होंगे उतनी ही ज्यादा आपके लिए मैनेज करना और मॉनिटर करना आसान हो जाएगा एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर। अच्छा फैसल, अगर कोई क्वेश्चन है तो डायरेक्टली पूछ सकते हो, चैट की जरूरत नहीं है। फाइन, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। हम लोगों ने प्रोग्रेस डिटेल्स को डिस्कस किया, 99% कंप्लीशन सिंड्रोम को डिस्कस किया। अब देखें, यहाँ पे हमारे पास एक मार्किंग की स्ट्रेटेजी है कि अगर आपके पास कोई भी टास्क टारगेट के मुताबिक चल रहा है तो उसका जो कलर कोड है वो आप ग्रीन रखें। सिमिलरली अगर वो टारगेट पे नहीं है, जो आपने प्लान किया हुआ है एज इट इज नहीं चल रहा, थोड़ी बहुत उसके अंदर फ्लक्चुएशन है, तो उस कलर को एम्बर कलर आप करेंगे, वो एक्टिविटी जो है वो रिप्रेजेंट करेगी। ये रिकवर हो सकता है लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम या इसमें थोड़ी सी कॉस्ट लगेगी। ऐसे ही जो रेड कलर है वो इसलिए रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्टिविटीज को रेड इसलिए कर दिया जाता है अपनी टाइमलाइन पे, ताकि पता चल सके ना तो ये टारगेट पे चल रही है और ना ये रिकवरेबल है। अगर ये रिकवरेबल है भी तो बहुत मुश्किल के साथ आपको कोई और रिसोर्सेज लगाने पड़ेंगे या इस एक्टिविटी को एक्सटेंड करना पड़ेगा ताकि आपकी जो प्रोडक्ट है वो निकल सके इस स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए। सो ग्रीन कलर जो है सब कुछ ठीक चल रहा है। रेड कलर का ये मतलब है कि आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और मे बी ये कंप्लीट ना हो पाए गिवन टाइम पे। एम्बर कलर जो है वो ये है कि आपके पास थोड़ी सी फ्लक्चुएशन है लेकिन आप इसको रिकवर कर सकते हैं इजीली। सिमिलरली एम्बर और रेड कलर जो है, इसके अंदर आप ये चीज भी देख सकते हैं कि अगर आपके जो प्रोजेक्ट है वो लैग कर रहा है, टाइम जो है वो आपका ज्यादा लग रहा है, शेड्यूल से पीछे चल रहा है आपका प्रोजेक्ट, जो आपने कैलकुलेट किया हुआ था, जो आपकी प्लानिंग थी उसके मुताबिक नहीं चल पा रहा, तो क्या किया जाता है और रिसोर्सेज अप्लाई किए जाते हैं। अगर आप रिसोर्सेज और अप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली आपके प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो भी ज्यादा होगी। तो आपने इन दोनों चीजों को बैलेंस करके रखना है। अब एक एग्जांपल अगर हम लोग लें कि एक मजदूर आपने लगाया हुआ है एक कमरे को बनाने के लिए, अब आपकी जो एक्सपेक्टेशन थी 1 महीने के अंदर एक कमरा जो है वो बन जाएगा, एक स्पेसिफिक साइज का या डिजाइन का एक मजदूर जो है वो बना रहा है। अब आप डे 25 को देखते हैं कि आपकी जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीशन की तरफ जाना चाहिए था लेकिन अभी तक 50% काम भी नहीं हो सका। तो अब अगर आप अपने टाइम कैलकुलेटेड टाइम लिमिट को या डेडलाइन को अचीव करना चाह रहे हैं तो आपको ज्यादा रिसोर्सेज लगाने पड़ेंगे, ज्यादा मजदूर लगाने पड़ेंगे, और ज्यादा मजदूर लगाएंगे तो ज्यादा मजदूरी देनी पड़ेगी उनको, और आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो है वो हो सकता है इंक्रीज हो जाए। तो क्या किया जाए, बजाय इसके कि आप ज्यादा पैसे दें तो आप ये काम कर सकते हैं, डिफरेंट चेक पॉइंट्स लगाएं और उनको प्रॉपरली मॉनिटर करें। अगर वो वहां पे लेट हो रहे हैं या काम को जल्दी कर रहे हैं, जो कुछ भी वो कर रहे हैं उनको आप गाइड करें और उनको आप बताएं एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर कि आपने इस स्पेसिफिक डेडलाइन तक अपना काम करना है। मोस्टली ये होता है कि जो टीम लीड्स होते हैं
वो अपनी डेडलाइंस जो है वो थोड़ी सी कम बताते हैं। मतलब कि अगर 15th जो है वो डेडलाइन है, 15 तारीख है मंथ की, तो जो डेडलाइन दी जाएगी वो 10 तारीख दी जाएगी। 5 दिनों का एक गैप रखा जाएगा कि इन केस कोई इमरजेंसी हो जाती है या कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप उसको रिकवर कर सकें इजीली। ओके, पता कैसे चलेगा कि एक प्रोजेक्ट जो है वो कैसे चल रहा है, उसकी प्रोग्रेस क्या चल रही है? गैंट चार्ट से हम लोग फेमिलियर हैं, हमें पता चल सकता है कि गैंट चार्ट में एक साइड पे आपके पास टाइम आ रहा होता है, दूसरी साइड पे एक्टिविटीज या रिसोर्सेज, कोई भी दूसरी चीज जो कि जिसकी यूटिलाइजेशन हो रही हो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा, जैसे जैसे प्रोजेक्ट का गैंट चार्ट चलता जाएगा हमें पता चल जाएगा एक प्रोजेक्ट की एक्टिविटी जो है वो लैग कर रही है या वो लीड कर रही है। ठीक है, लीड मीन्स आगे जाना और लैग मीन्स पीछे रहना। तो आप देख सकते हैं कि जो आपने प्लान किया हुआ है, क्या आपका प्रोजेक्ट इसके मुताबिक चल रहा है या नहीं चल रहा। ऐसे ही आप स्लिप चार्ट्स को यूज कर सकते हैं, ये बिल्कुल गैंट चार्ट ही है, लेकिन इसके अंदर क्या किया जाता है कि दिन से रिलेटेड जो आपका करंट डे चल रहा है उससे रिलेटेड जो है वो एक लाइन ड्रॉ कर दी जाती है, स्ट्रेट लाइंस को ड्रॉ कर दिया जाता है। ये कुछ जिगजैग मोशन होगी इसकी। इसमें क्या पता चलेगा कि कौन सी एक्टिविटी डिफरेंट, देखें ये देखें, हमारे पास ये वाली एक्टिविटी, ये एक्टिविटी, ये एक्टिविटी, ये तमाम एक्टिविटीज जो है वो पैरेलल चलनी थी। ठीक है, अब इनके बीच में कुछ फ्लोट्स आ रहे हैं, तो ये जो स्लिप चार्ट है ये रिप्रेजेंट करता है कि किस एक्टिविटी को लीड किया जा रहा है, कौन सी एक्टिविटी लैग कर रही है। तो आपके लिए आसानी हो जाती है एवेल्युएट करने के लिए कि आपका स्पेसिफिक जो भी प्रोजेक्ट है उसमें आपकी किस एक्टिविटी पे ज्यादा रिसोर्स लगाने और किस एक्टिविटी पे कम। जो एक्टिविटी लैग कर रही होगी मे बी उसके अंदर जो है वो टीम मेंबर्स कम हो, तो आप लीड करने वाली एक्टिविटी से टीम मेंबर्स शिफ्ट कर सकते हैं लैग करने वाली एक्टिविटी पे, ताकि आपका पूरे का प्रोजेक्ट जो है वो बैलेंस्ड चले। सिमिलरली हमारे पास टाइमलाइन भी अवेलेबल होती है। अब देखें इसको स्प्लिट किया गया है दो पार्ट्स में। आपके पास एक प्लान्ड टाइम चल रहा है और एक एक्चुअल टाइम चल रहा है। प्लान्ड और एक्चुअल में क्या फर्क है? प्लान जो होता है, जो प्लान आपने डिसाइड किया होता है। एक्चुअल जो होता है, जो रियल टाइम होता है, जो लगता है उसको, जो आपने अचीव करना होता है या किया होता है। ठीक है, प्लान का ये मतलब है कि जो आप अभी वो उसकी एग्जीक्यूशन नहीं हुई, और एक्चुअल जो है एग्जीक्यूशन के वक्त जो एक्चुअल चीज चल रही है वो। अब देखें इसको स्प्लिट किया गया दो पार्ट्स के अंदर। एक साइड पे आपका प्लान टाइम चल रहा है कि इस मंथ में या इस वीक में आप इतना इतना काम करेंगे। ठीक है, और एक्चुअल टाइम में आपकी एक्चुअल प्रोग्रेस चल रही होती है। यहाँ से हमें आइडिया हो जाता है कि क्या आपका प्रोजेक्ट जो है वो शेड्यूल से पीछे चल रहा है या आगे चल रहा है या ऑन शेड्यूल है। आपकी जो डिलीवरेबल्स हैं उनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं यहाँ पे, जो आपकी अचीवमेंट्स हैं उनको देख सकते हैं। ये डिफरेंट चेक पॉइंट्स आप लगा के इजीली ट्रैक कर सकते हैं कि आपके प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस क्या चल रही है। ओके, कॉस्ट की मॉनिटरिंग हम लोगों ने बात की कि कॉस्ट जो है वो हो सकता है कि पैसों की टर्म्स में हम लोग बात कर रहे हो या टाइम की टर्म्स में बात कर रहे हो। इसको देख लेते हैं जी। अब प्रोजेक्ट कुड बी लेट बिकॉज द स्टाफ ओरिजिनली कमिटेड हैव नॉट बीन डिप्लॉयड। अब देखें प्रोजेक्ट जो है वो लेट हो सकता है, जो स्टाफ आपने डिप्लॉय करना था वो नहीं हो पाया, जो आपने हायरिंग करनी थी वो हायरिंग नहीं हो पाई। हो सकता है कि जिन लोगों ने काम करना था वो लोग लेट हो गए हैं, उनको आपने हायर नहीं किया, वो आए नहीं है, तो अल्टीमेटली आपका प्रोजेक्ट जो है वो लेट होगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि इन्वॉल्व होती हैं आपकी कॉस्ट की मॉनिटरिंग पे। अब टाइम जो है वो लोग लेट हो गए हैं तो जाहिर बात है आपका टाइम जो है वो शॉर्ट होता जाएगा, और जैसे जैसे टाइम शॉर्ट होता जाएगा आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी लोगों को। हो सकता है ओवर टाइम देना पड़े या हो सकता है कुछ और रिसोर्सेज जो है वो यूटिलाइज करने पड़े। तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपकी कॉस्ट जो है वो प्रोजेक्ट की इंक्रीज कर जाएगी। अब सर पता कैसे चलेगा कि हम लोगों ने अपने प्रोजेक्ट को ट्रैक करना है कि वो उसकी जो कॉस्ट है वो कम चल रही है या ज्यादा चल रही है या बजट पे चल रही है? आपका टाइम जो है वो शेड्यूल से पीछे चल रहा है या शेड्यूल से आगे चल रहा है? इसको कैसे कैलकुलेट किया जाए? हमारे पास कुछ कैलकुलेशन यहाँ पे मौजूद है। पहले कुछ टर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं। समटाइम्स इसको BCWS कहा जाता है, बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क शेड्यूल्ड, या इसको सिर्फ PV कहा जाता है, प्लान वैल्यू। प्लान वैल्यू वो जो कि अभी ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, किसी भी चीज की वैल्यू जो कि आपने पहले प्लान की हुई थी प्लानिंग वाले फेज के अंदर। और अर्न वैल्यू वो जो कि आपने करंटली अर्न की है, ये एक्चुअल नहीं है, ये अर्न हुई है, जो कि आपकी प्रोग्रेस चल रही है, कंप्लीट नहीं हुई। अब क्या है, इसको हम लोग
रीड आउट अगर करें, प्लान वैल्यू और बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क शेड्यूल्ड, ओरिजिनल एस्टिमेट ऑफ एफर्ट या कॉस्ट टू कंप्लीट द टास्क। आपने जो प्लान किया था एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए, ये वो चीज है। दूसरा, अर्न वैल्यू की अगर हम लोग बात करें, टोटल ऑफ पीवीज फॉर द वर्क कंप्लीटेड एट दिस टाइम। टोटल प्लान वैल्यूज, एक काम को करने के लिए टोटल प्लान वैल्यूज कितनी है। इसकी एग्जांपल अगर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखेंगे तो चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगी कि पीवी और ईवी इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए, आप कुछ प्रोपोर्शन सेट कर सकते हैं अकाउंटिंग को यूज करते हुए। जैसे हम लोगों ने इस स्लाइड के स्टार्ट में, चैप्टर के स्टार्ट में हम लोगों ने बात की कि हम लोग कहते हैं कि अगर हमारा एडमिन पैनल जो है वो कंप्लीट हो जाता है तो हमारी तकरीबन 40% जो कॉस्ट है या हमारा 40% जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। बाकी का 60% जो है वो बाकी के टास्क कंप्लीट होने के बाद होगा। तो आप इसकी प्रोपोर्शंस जो है वो सेट कर सकते हैं कि हो सकता है कि सिर्फ दो मेजर एक्टिविटीज और 50-50 इसको एलोकेट कर सकते हैं, 0, 100, 75 आउट ऑफ 25। तो यहाँ पे करंट प्रोग्रेस जो है वो चल रही होती है परसेंटेज की सेंस में, आप इसको देख सकते हैं। और कुछ माइलस्टोन्स होते हैं, लेकिन एक चीज याद रखनी है, जो माइलस्टोन्स होंगे वो अचीवेबल होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई माइलस्टोन आपने ऐसा सेट कर दिया जो अचीव नहीं हो सकता टाइम में। आपने एक बहुत बड़ा महल बनाना है और 10 दिन के अंदर अंदर बनाना है, आपके पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा नहीं होंगे, उसमें टाइम भी लगेगा। आपने फैक्ट्स को और एक्चुअल चीजों को सामने रखते हुए जो है वो माइलस्टोन सेट करने। अच्छा, कैन यूज मनी वैल्यूज और स्टाफ एफर्ट एज अ सरोगेट। आप रिप्लेसेबल चीजें जो है इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। हो सकता है समटाइम्स जो है वो रिसोर्सेज आ रहे हो इसके अंदर, हो सकता है आप कैलकुलेशन जो है वो इन टर्म्स ऑफ टाइम कर रहे हो या इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट कर रहे हो, आपकी मर्जी है। आप जैसे भी कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस चीज पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। क्या आप क्वालिटी देख रहे हैं, क्या आप टाइम देख रहे हैं, या आप बजट को देख रहे हैं। ओके, अर्न वैल्यू की अगर हम लोग एग्जांपल देखें, डिफरेंट टास्क हैं हमारे पास जी। स्पेसिफाई मॉड्यूल ये 5 दिन लेगा, कोड मॉड्यूल जो है वो 8 दिन लेगा, टेस्ट मॉड्यूल 6 दिन लेगा। अब टोटल हमारे पास अगर हम लोग इन तमाम एक्टिविटीज या इन तमाम टास्क को ऐड करें तो 5, 8 और 6 इन सबको प्लस करें तो हमारे पास टोटल 19 डेज अवेलेबल है कि अगर हम लोग इन 3 एक्टिविटीज या टास्क को कंप्लीट करते हैं तो ये कितने दिनों के अंदर होने चाहिए, 19 दिनों के अंदर होने चाहिए। अभी हमारे पास प्लान्ड वैल्यूज है। अच्छा, अब अर्न वैल्यूज की बात कर लेते हैं हम लोगों ने स्पेसिफाई कर लिया मॉड्यूल और कोड मॉड्यूल भी कंप्लीट कर लिया, टेस्टिंग हमारी रह गई। तो अभी तक अगर हम लोग बात करें अर्निंग के हिसाब से तो 5 दिन और 8 दिन का काम हो चुका है, यानी कि टोटल 13 दिन हमारे लग चुके हैं इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में। सिर्फ टेस्टिंग वाला मॉड्यूल इसके अंदर से हम लोगों ने निकाल दिया। हम लोगों ने फर्स्ट 2 मॉड्यूल्स या फर्स्ट 2 टास्क को कंप्लीट किया, 5 दिन वाला और 8 दिन वाला। अब हम लोग देखते हैं क्या हमारा प्रोजेक्ट जो है वो शेड्यूल से आगे चल रहा है या पीछे चल रहा है। अब देखें, इफ एवरीथिंग बट टेस्टिंग कंप्लीटेड, ईवी अर्न वैल्यू जो है वो 13 दिन है। अगर इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं 13 माइनस 19, तो आपके पास जो है वो शेड्यूल की वेरिएंस आ जाएगी और ये इंडिकेट करता है कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो लैग कर रहा है टाइम में या कॉस्ट में, या ये लीड कर रहा है। अब देखें, 13 माइनस 19 इज इक्वल टू -6, ये नेगेटिव वैल्यू हमारे पास आ रही है, आनी चाहिए पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव होगी या 0 होगी या ग्रेटर देन 0 होगी तो आपका प्रोजेक्ट जो है वो बिहाइंड शेड्यूल नहीं होगा, वो लीड कर रहा होगा आपके शेड्यूल से। 0 होगी इसका ये मतलब है कि आपका प्रोजेक्ट इन टाइम चल रहा है, बिल्कुल टाइम लाइन पे चल रहा है। अगर ये पॉजिटिव वैल्यू होगी तो आपका प्रोजेक्ट जो है वो बहुत अच्छा जो है टाइम लगा रहा है और ये शेड्यूल से आगे चल रहा है। अगर नेगेटिव में होगी तो आपका शेड्यूल जो है वो लैग कर रहा है। शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडिकेटर की अगर हम लोग बात करते हैं, एसपीआई, आपने जिन वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट किया था, इन्हीं वैल्यूज को अगर आप डिवाइड कर देते हैं 13 डिवाइडेड बाय 19 तो हमारे पास 0.68 एक वैल्यू आ जाती है। इसको चेक करने का तरीका ये है कि अगर ये वैल्यू जो है 1 से कम है, 0 है, 0 पॉइंट समथिंग है, 1 से कम होनी चाहिए। अगर ये 1 से कम है तो आपका प्रोजेक्ट जो है वो बिहाइंड शेड्यूल है। ये वही बात आ रही है, शेड्यूल वेरिएंस को देख लें आप या एसपीआई को देख लें, दोनों एक चीज है। इसके अंदर जो है वैल्यू चेंज हो जाएगी, 1 से कम देखना पड़ेगा, और इसके अंदर जो है वो 0 या नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यूज को आपको देखना पड़ेगा।
क्लियर हो गया जी अर्न वैल्यू क्या चीज है? आगे चलते हैं। अच्छा, सेम यही चीज अभी हम लोगों ने ये डेज में डिस्कस की है। नेक्स्ट हम लोग ये काम भी कर सकते हैं कि हम लोग इसको कॉस्ट की टर्म्स में कैलकुलेट करें, वो भी देखेंगे। अब एक्चुअल कॉस्ट की हम लोग बात करते हैं कि एक्चुअल कॉस्ट कैसे हमारी निकलेगी। एक्चुअल कॉस्ट या एक्चुअल कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म, आपने जो वर्क परफॉर्म किया है वो कितना है। देखिए हमारी प्लान वैल्यू पहले ये थी कि हमने स्पेसिफाई मॉड्यूल और कोड मॉड्यूल को कितने टाइम में करना था। स्पेसिफाई को 5 दिन में करना था और कोड मॉड्यूल को 8 दिन के अंदर करना था, ठीक है। लेकिन हमारी जो एक्चुअल वैल्यू निकली वो ये निकली कि स्पेसिफाई हम लोगों ने 3 दिनों में कर लिया और कोडिंग वाला जो काम है वो 4 दिन में कर लिया, जबकि ये काम जो है वो यहाँ पे 5 दिन में होना चाहिए था और 8 दिन में। यहाँ पे हमारे पास 2 दिन बच रहे हैं और नीचे वाले के अंदर हमारे पास 4 दिन बच रहे हैं, ठीक है। अब एक्चुअल कॉस्ट को अगर हम लोग कैलकुलेट करें कैसे निकलेगी, 3 + 4 कितना हो गया, 7 डेज। अब आपके पास जो कॉस्ट वेरिएंस है, अब इन दोनों के दरमियान में जो गैप आ रहा है वो कितना आ रहा है। अर्न वैल्यू आपकी कितनी थी, पहली दो चीजों को अगर आप कैलकुलेट करें, जैसे हम लोगों ने कही थी पहले ईवी की वैल्यू जो है वो 13 थी। अब आपने जो एक्चुअल कॉस्ट है उसको इसके अंदर से सब्ट्रैक्ट कर लिया तो टोटल आपके पास 6 डेज निकला। ये वही बात हो गई कि आपके पास स्पेसिफाई मॉड्यूल में से 2 दिन बच रहे थे और कोड मॉड्यूल में से 4 दिन बच रहे थे। तो 4 + 2 = 6। उस तरीके से कैलकुलेशन करना चाहें वो भी ठीक है, इस फॉर्मूले से कैलकुलेशन करना चाहें ये भी ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला बुक के अंदर लिखा हुआ है। अगर पेपर में आपके पास ये चीज आ जाती है तो अगर आप इस फॉर्मूले के थ्रू वैल्यूज को निकालेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छी चीज होगी, आपको मार्क्स जो है वो ज्यादा मिलेंगे। ओके, जैसे हम लोगों ने वहां पे शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडिकेटर लगाया था, वैसे ही यहाँ पे अगर हम लोग कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडिकेटर लगाते हैं, सीपीआई लगाते हैं, हम लोगों ने क्या किया था कि वैल्यूज को डिवाइड किया था। यहाँ पे भी हम लोग डिवाइड करते हैं, हमारे पास जो आंसर आया है जी 1.86 आया। अब 1.86 जो है ये सीपीआई की वैल्यू जो है अगर 1 से ज्यादा है तो इसका ये मतलब है कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो विद इन बजट चल रहा है, आपको ज्यादा खर्चा एक्स्ट्रा खर्चा करने की जरूरत नहीं इन टर्म्स ऑफ टाइम या इन टर्म्स ऑफ मनी। तो ये आज तक का यहाँ तक का हमारा काम था। इंशाल्लाह बाकी सारी जो कैलकुलेशंस हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। हमारा टाइम भी कंप्लीट हो रहा है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। सर